हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है दे फार्मेसी में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि है हमारा नर्वस सिस्टम। तो आज हमें जानना है कि नर्वस सिस्टम क्या किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कि आपके HAP में जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, जैसे कि मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम किस किस चीज़ों से बना होता है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के बाकी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS बोलते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्रेन दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी जो बैकबोन होती है, ठीक है। वहीं अगर PNS की हम बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बना होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बना होता है, जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन इस फिगर में देखा। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाई जाने वाली नर्व्स होती हैं। तो बात समझ में आ गई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर पाई जाने वाली नर्व्स हैं वो हमारी PNS के अंदर आती हैं, जैसे कि क्रैनियल नर्व्स हो गई, जैसे कि स्पाइनल नर्व्स हो गई। वहीं तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप से काम करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक आपने सुना है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक का मतलब ही ऑटोनॉमिक है। हमारे ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद काम करते हैं सिंपैथेटिक तरीके से और पैरासिम्पैथेटिक तरीके से। देखो, लाखों न्यूरॉन्स, लाखों मिलियन न्यूरॉन्स की मदद से जो नर्वस सिस्टम है वो शरीर के कार्यों को समन्वय करता है। भाई हमारे ब्रेन है, ये मान लो ये आपका ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ये बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे में कांटेक्ट बनाते हैं, और यही न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच सिग्नल भेजते हैं। एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन उससे जुड़ा होता है, ठीक है, उससे फिर तीसरा न्यूरॉन, उससे फिर हमारा तीसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है, और इसी तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल भेजता है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन में सिग्नल भेजता है, और इसी तरह से न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को पास करते रहते हैं। सिग्नल का मतलब है कोई भी चीज़ हम जो देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो कोई भी हमारे दिमाग में एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी सिग्नल्स के थ्रू होती है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? तो न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम बहुत सारे सेल से बना होता है। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सेल से बना होता है, और उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स को स्पेशल तरह के कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं, जिन्हें न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर न्यूरोजलिया भी बोल सकते हो आप। तो कनेक्ट जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के सपोर्ट को करते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो ये न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स क्या है? एक तरीके कनेक्टेड टिश्यूज है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और यही न्यूरॉन जो स्पेशल तरह के कनेक्टेड टिश्यू सपोर्ट करते हैं, उन स्पेशल टिश्यूज को क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल बॉडी, एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट से बने होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ये क्या है? हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। ये न्यूरॉन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बनावट किस तरीके से है, ये हमारा न्यूरॉन है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बना रही हूँ इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, और ये लास्ट में हमारे क्या है? सिनेप्टिक एंड बल्ब्स है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, देख लो। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये डेंड्राइट्स हो गई, ये सेल बॉडी हो गई, एक्सॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये माइलिन शीथ हो गई,
ये नोड ऑफ रेनवियर हो गया, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हो। ये एक्सॉन हो गया और ये हमारी क्या हो गए, एंड टर्मिनल्स हो गई। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गए। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में इसी तरीके से जुड़े होते हैं। एक्सॉन के बंडल्स मिलकर, एक्सॉन्स के बंडल्स, ये जो एक्सॉन्स के बंडल हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल बॉडीज की। तो सेल बॉडी क्या है, देखो आप देख रहा होगा सोमा लिखा है। तो सेल बॉडीज ये ग्रे मैटर बनाने का काम करते हैं। अब ग्रे मैटर क्या है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप इस चीज को बस ध्यान में रखो कि ग्रे मैटर नाम का कुछ है। तो ये ग्रे मैटर बनाने का काम करते हैं कौन, सेल बॉडीज। सेल बॉडीज के समूह को न्यूक्लियाई कहते हैं। क्लियर है, तो सेल बॉडीज जो है, इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स क्या है, तो ये जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये नर्वस सिस्टम में वाइट मैटर बनाने का काम करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर दो मैटर होते हैं, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो वाइट मैटर कौन बनाता है, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडीज क्या बनाती हैं, हमारा ग्रे मैटर बनाती हैं। एक्सॉन ब्रेन के कहीं डीप में पाए जाते हैं। एक्सॉन्स जो है वो ब्रेन में हमारे कहीं अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जहां उन्हें ट्रैक्ट्स कहा जाता है। तो ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, इसका मतलब एक्सॉन की बात हो रही है। एक्सॉन्स नर्व इम्पल्स को शरीर से दूर ले जाने का काम करते हैं। जो एक्सॉन्स हैं वो नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती हैं, जो नर्व इम्पल्स बनती हैं, उसको दूर ले जाने का काम करती हैं। और ये डेंड्राइट से ज्यादा लंबी होती हैं एक्सॉन्स। सही बात है भाई, जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या थे हमारे, के थे। ठीक है, इसलिए ब्रांचेस निकली हुई थी। एक्सॉन्स हमारे क्या है कि लंबी माइलिन शीट जैसी थी। ये एक्सॉन था, बीच वाला पार्ट था ना। तो एक्सॉन्स नर्व इम्पल को शरीर से दूर ले जाने का काम करते हैं और ये डेंड्राइट से ज्यादा लंबी होती है। ऑब्वियसली बात है, एक्सॉन हमारा डेंड्राइट से लंबा है। डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स को सेल बॉडीज तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो जो डेंड्राइट्स हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये नर्व इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स का मतलब क्या हुआ ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नर्व इम्पल्स का काम कुछ भी नहीं है। नर्व इम्पल्स का मतलब है कि जैसे हमें कोई सिग्नल मिला, कोई भी सिग्नल, भूख लगना, प्यास लगना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना फिरना, घूमना, नाचना, गाना, कुछ भी छूना, सूंघना, कुछ भी हमारे जो भी हमारे सेंसेस गए, ठीक है, वो नर्व इम्पल्स एकदम से एक्टिवेट होती हैं। तो वही चीज लिखिए कि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडीज तक, ये सेल बॉडीज है ना, सेल बॉडीज तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल किसकी तरह होगा, एक्सॉन की जैसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं सीएनएस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो देखो सीएनएस के कंपोनेंट क्या थे, ब्रेन था एंड स्पाइनल कॉर्ड था। ब्रेन मतलब क्रैनियल कैविटी में स्थित होता है, क्रैनियल कैविटी जो हमारे ब्रेन में होती है वहां पर होता है ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये तो आपका ब्रेन हो गया और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब देखते हैं ब्रेन और इसके पार्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन सिस्टम क्या एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत ही मुश्किल है ना, जो नर्वस सिस्टम को केंद्र बनाता है। तो ब्रेन सिस्टम क्या है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। दूसरा ये नर्वस सिस्टम का, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको क्या बनाता है, सेंटर बनाता है हमारा ब्रेन। और एक एडल्ट मेल की बात की जाए, एक यंग मेल की बात की जाए, तो उसके ब्रेन का कितना परसेंट, एवरेज वेट लगभग 1600 ग्राम या फिर कह सकते हो 3.5 पाउंड होता है। जबकि एक एडल्ट फीमेल में वहीं उसके ब्रेन की बात की जाए तो कितना है, 1450 ग्राम होता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका दिमाग ज्यादा है, इसका दिमाग कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसके जो ब्रेन का एवरेज वेट की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज को ऐसे कंसिडर नहीं करिएगा। आकार के संदर्भ में जो मेल है, ठीक है, और फीमेल का ब्रेन जो है वो बिल्कुल बराबर, जैसे मैंने कहा कि सेम साइज का होगा, आकार बिल्कुल सेम होगा, लेकिन बस जो वेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक बोनी स्ट्रक्चर में एनक्लोज होने के कारण इसे क्रैनियम भी कहा जाता है। हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर ये है ना जिसको हम स्कल बोलते हैं ना, तो एक बोन जैसा स्ट्रक्चर है जो कि पूरे ब्रेन को कवर करे रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियम भी बोलते हैं। यह बॉडी के क्रैनियल कैविटी में पाया जाता है। तो क्रैनियम क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि क्रैनियल कैविटी में पाया जाता है। और यह बॉडी के बाहर का, जो बॉडी का वेट है उसका लगभग 1/50वां हिस्सा होता है।
ठीक है। तो ब्रेन का अगर डायग्राम आएगा तो आपको ब्रेन बनाना है, ऐसे सुंदर सा एकदम प्यारा सा ब्रेन बनाना है, जिसमें आपको मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन मेंशन करने हैं, सेरिब्रम बताना है, पोन्स बताना है, मेडुला बताना है, हाइपोथैलेमस बताना है, वेंट्रिकल्स, कॉर्पस कॉलेजन, थैलेमस, सेरिब्रेलम और ब्रेन स्टेम, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, क्योंकि मैंने कहा है ब्रेन का डायग्राम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सेरिब्रम, दूसरा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर चीजें आती है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, ठीक है, मिड ब्रेन, और तीसरा है सेरिबेलम, फोर्थ है डायएन्सिफेलॉन। तो ये हमारे क्या है, पार्ट्स है, आप देख रहे हो ये सब यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब इसमें जो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस भी शामिल होते हैं। ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। जो ब्रेन स्टेम है वो कहाँ से जुड़ा होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ गया, ब्रेन स्टेम समझ में आ गया। और मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन से बना होता है, ठीक है। सेरिबेलम वाला जो पार्ट है, सेरिबेलम ब्रेन जो है, जो सेरिबेलम ब्रेन स्टेम के पीछे स्थित होता है। तो सेरिबेलम कहाँ है, ब्रेन स्टेम के जस्ट पीछे। डायएन्सिफेलॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस शामिल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो डायएन्सिफेलॉन में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। सेरिब्रम की बात करें तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है हमारा सेरिब्रम। कोई पूछे हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है। डायएन्सेफेलॉन और ब्रेन स्टेम के ऊपर कहीं होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें किसकी, सेरिब्रम की, तो यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और एंटीरियर तथा मिडल क्रेनियल फोसा में पाया जाता है। तो सेरिबेरम की बात हो रही है, तो सेरिबेरम जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ये है एंटीरियर। एंटीरियर मतलब होता है सामने। मान लो ये मेरा हाथ है, तो ये एंटीरियर जो आपके सामने दिख रहा है। पीछे वाला पार्ट जो नहीं दिख रहा है वो पोस्टीरियर है। तो कहीं ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है सेरिबेरम, वो एंटीरियर होता है, आगे होता है, और मिडल क्रेनियल फोसा में पाया जाता है, इस कैविटी में पाया जाता है। सेरिब्रम ब्रेन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सों को, पार्ट्स को बनाता है, जिसमें क्या चीज आती है, इसे दो हेमिस्फीयर में विभाजित किया जाता है। तो सेरिब्रम ब्रेन को दो पार्ट्स में, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, जिन्हें सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। और जो ब्रेन स्टेम के ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर स्थित होता है, ठीक है। चलिए सेरिब्रम स्ट्रक्चर की चलिए बात करते हैं। तो सेरिब्रम स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेरिब्रम के बाहर का भाग जो है वो ग्रे मैटर से बना होता है। याद करो, मैंने कहा था ग्रे मैटर को याद रखना, ठीक है। तो सेरिब्रम के बाहर का जो भाग है वो ग्रे मैटर से बना होता है, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और व्हाइट मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे कहीं होता है, जिसे हम सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। तो ग्रे मैटर से बने होने को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। व्हाइट मैटर का बने होने को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो जस्ट नीचे होता है, ठीक है। चलिए, ब्रेन के अंदर जो हेमिस्फेयर आपस में व्हाइट मैटर के एक मास से जुड़े होते हैं, जिसे कॉर्पस कॉलोजम कहा जाता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर हेमिस्फेयर के आसपास जो व्हाइट मैटर है, ठीक है, व्हाइट मैटर के एक मास से जुड़े होते हैं। तो व्हाइट मैटर किसी एक मास से जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मुड़े हुए क्षेत्रों को गायरी कहा जाता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो मुड़े हुए एरिया हैं, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आसपास जो मुड़े तुड़े से जो एरिया हैं, उनको क्या बोलते हैं, गायरी कहते हैं, जो फिशर्स द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो फिशर प्रोसेस होता है जिससे ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम की बाहरी परत है। ये सेरिबेरम अगर है, मान लो ये सेरिबेरम है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिबेरम के बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली जो परत है, उसको बोलते हैं। और इसकी जो मोटाई है, इसकी जो विड्थ है, वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, लगभग 1.5 से लेकर 5 mm होती है, और इसे ग्रे मैटर कहा जाता है,
ठीक है। और ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें, इंसानी दिमाग की बात करें, तो इंसानी ब्रेन में यह हिस्सा सबसे अधिक विकसित होता है और ये ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सोचने के लिए। अगर आप सोच रहे हो तो ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल है समझने के लिए। जैसे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो आपको जितना समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी चीज बनानी है, कला, आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, ठीक है, कोई भी चीज अंडरस्टैंड करनी हो, भाषा को देखना हो, भाषा को समझना हो, ये सब हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेरेब्रम की देन होती है, ग्रे मैटर की। ठीक है। वहीं अगर सेरेब्रल व्हाइट मैटर की बात हो रही है तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स मिलकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के व्हाइट मैटर का निर्माण करते हैं। ये मैंने कहा, ये हमारा क्या है? न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन में जो हमारा एक्सॉन वाला पार्ट है, तो इसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो होगा, ठीक है, एक माइलिन शीथ होती है ना, तो माइलिन शीथ जो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स है, वो दोनों मिलकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के व्हाइट मैटर को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। लोब ऑफ सेरिबेलम की अगर बात की जाए तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 4 लोब्स में डिवाइड करा जाता है, विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? पहला है फ्रंटल लोब, ठीक है, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ठीक है। अब बारी बारी देखते हैं इसको। तो फंक्शन क्या है इसका सेरेब्रम का? ठीक है। तो ये सेरेब्रम का फंक्शन है कि यह सभी सोच विचार से जुड़े कार्यों को नियंत्रित करता है। जो भी आपको सोचना है, जो भी आपको समझना है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को ये कंट्रोल करता है। और किसी भी काम को करने के लिए जो सूचना मिलनी है, जो सूचना लेनी है, उसको लेता है। मान लो भाई आप सोच रहे हो कि आपको ये काम करना है, तो ठीक है, ब्रेन ने तो सोचा, लेकिन उसको करना है, किस तरीके से करना है, तो वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किस तरीके से करोगे। अच्छा, आपको गाड़ी निकालनी है, ट्रक से आगे गाड़ी निकालनी है, तो ट्रक से आगे गाड़ी निकालने का जो सोचने का काम है, वो हमारा क्या कर रहा है? सेरेब्रम कर रहा है कि निकालू नहीं निकालू। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि टकरा जाऊंगा। दैट इज, वो सूचना जो मिल रही, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सेरेब्रम वाला पार्ट है। यह मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग और इमोशन से संबंधित होता है। ठीक है। यह स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन को भी नियंत्रित करता है। तो स्केलेटल मसल जो कि हमने पहली वीडियो में देखा था, उसके कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अच्छा ठीक है, मुझे ब्रेक मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? भाई ब्रेक मारना तो हमारे हाथ में है ना, तो उस स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब है बेसल न्यूक्लियाई। अब बेसल न्यूक्लियाई क्या है? जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की गहराई की बात करें तो उसमें सेल बॉडीज का समूह पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियाई कहा जाता है। और ये जो बेसल न्यूक्लियाई सेरिब्रल हेमिस्फीयर की गहराई में कहीं ग्रे मैटर के एरिया होते हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस को जोड़ती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन स्टेम की। तो सबसे पहला है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें, ये जो है ये ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे नीचे, ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला पार्ट है। पोन्स से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक यह फैला होता है ब्रेन स्टेम। आप देख रहे हो, ये पोन्स कहीं यहाँ होता है ना, तो पोन्स से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक फैला होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका जो बाहरी हिस्सा है वो व्हाइट मैटर और भीतरी हिस्सा ग्रे मैटर से बना होता है। फंक्शन की बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा की, तो हार्ट रेट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। हमारा हार्ट का जो बीट होना है, फास्ट होना है, स्लो होना है, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन करना है, हमारे हार्ट को रिलैक्सेशन करना है, ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिख रहा है आपको? मेडुला, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका रेस्पिरेटरी सेंटर, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी स्पीड कितनी होगी, गहराई कितनी होगी, भाई तेज तेज सांस लोगे, गहरा गहरा सांस लोगे, ये सब जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होता है। वेसो मोटर सेंटर, या फिर कह सकते हो जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करता है कि ब्लड प्रेशर जो लगना है, वेसोमोटर सेंटर में जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर हो रहा है, जो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करता है। इसमें रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर का मतलब है कि कोई भी चीज आपने खाई, आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा जैसे वो वापस आ रहा है, वॉमिटिंग जैसा,
तो वो क्या हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है। आपको जब कफ आता है तो कफ क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो वॉमिटिंग आना, कफिंग आना, छींके आना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये कहाँ से होते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर से कंट्रोल होते हैं। अब बात करते हैं पोन्स की। तो ये ब्रेन स्टेम का एक भाग है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होता है। अभी हमने देखा था डायग्राम में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर हमारा पोन्स होता है और मिड ब्रेन के कहीं नीचे प्रेजेंट होता है। यह नर्व फाइबर से बना होता है जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच का ब्रिज का काम करता है। जो दोनों हेमिस्फीयर हैं उन दोनों के बीच का जो काम करता है वो कौन करता है, पोन्स करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ पोन्स की। पोन्स का फंक्शन क्या है भाई, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज वेस्ट नहीं है कि ऐसे ही बना दी गई है, नेचर ने, प्रकृति ने ऐसे ही बना दिया, ऐसे नहीं बनाया। तो फंक्शन ऑफ पोन्स की बात करें तो पोन्स क्या करता है, अलर्टनेस कंट्रोल करता है कि आप कितने अलर्ट हैं। कभी कभी होता है ना, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, फिर हमारा मन नहीं लगता है क्लास में या फिर लेक्चर को सुनने में, तो वो अलर्टनेस वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स कर रहा है। रेस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। स्लीप को, हमारे सपनों को, हमारे अराउजल को, जो हमें खुशी महसूस हो रही है, वो सब पोन्स का काम है। अब है मिड ब्रेन की बारी। तो मिड ब्रेन क्या है, ये ब्रेन का वह भाग है जो सेरेब्रम के नीचे और पोन्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो जब आप अभी ब्रेन का डायग्राम देखोगे तो देखोगे कि जो हमारा मिड ब्रेन है वो कहीं ना कहीं सेरेब्रम के नीचे और पोन्स के ऊपर कहीं होता है। यह सेल बॉडीज और नर्व फाइबर से बना होता है। यह सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच जोड़ने का काम करता है। तो सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड को कौन जोड़ता है, हमारा मिड ब्रेन, ध्यान रखना। फंक्शन क्या है मिड ब्रेन का, तो बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। भाई हाथ चलाएं नहीं चलाएं, बोले कि नहीं बोले, है ना, चलना है कि नहीं चलना है। तो बॉडी का जो भी मूवमेंट हो रहा है, अभी आप जिस पोजीशन में बैठे हो उसको जो मूव कर रहे हो, वो मूव कौन करवा रहा है, हमारा मिड ब्रेन। आंखों का मूवमेंट, आंखें ऊपर करनी है, नीचे करनी है, ठीक है। हमारा देखना, हमारा सुनना, वो सब कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। तो सोच लो, मैं जो बोल रही हूँ मेरा कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट है, तो ऑब्वियस है मिड ब्रेन है, ठीक है। चलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बात करते हैं सेरिबेलम की। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेरिब्रम की हमें क्या देखनी है कि ये जो हमारा सेरिबेलम है ये ब्रेन के निचले हिस्से में उपस्थित रहता है, स्थित रहता है। और इसकी जो संरचना है वो कैसी है, बटरफ्लाई जैसी है। सेरिबेलम कैसा है हमारा, कुछ कुछ बटरफ्लाई जैसा है, बटरफ्लाई ऐसी होती है ना, तो कुछ कुछ ऐसी शेप का है। सेरिब्रम की जो पीछे की बात करें और पोन्स तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास पाया जाता है। तो सेरिबेलम के पीछे और पोन्स तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास कहीं पाया जाता है हमारा सेरिबेलम। इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं जिन्हें एक वर्मिस नामक भाग से अलग किया जाता है। दो हेमिस्फेयर हैं, दो हेमिस्फेयर को अगर हम अलग अलग करें तो वर्मिस नाम का एक ऐसा नाम है, वर्मिस, जो कि इन दोनों हेमिस्फेयर को अलग डिवाइड करता है, ठीक है। फंक्शन की चलिए बात करते हैं। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, तो बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को बनाए रखता है। आप एक जगह खड़े हो तो खड़े रहना, बहुत लंबे टाइम तक एक जगह बैठे हो तो बैठे रहना, हमारे ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट का काम है। बॉडी का पोस्चर कैसा है, खड़े कैसे हो, बैठे कैसे हो, पालथी मार के बैठे हो, हाथ बांध के बैठे हो, वो सारा काम सेरिबेलम का काम है। स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ये पॉइंट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। वॉलेंट्री मसल मूवमेंट को संतुलित करता है। कहने का मतलब है जो वॉलेंट्री मसल है, जो उनको हम चलाना चाहते हैं, जो हमारे ऐच्छिक मसल हैं, उनको भी कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है। अब डायएन्सेफेलॉन की बात की जाए तो डायएन्सेफेलॉन हमारे क्या है, राइट थैलेमस, लेफ्ट थैलेमस, सेरिबेलम हमारा ये है और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो डायएन्सेफेलॉन में हमें क्या पढ़ना है, थैलेमस पढ़ना है। थैलेमस ये डायएन्सेफेलॉन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सेंसरी इंफॉर्मेशन को संसाधित करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब कहीं से तो खुशबू आ रही खाने की, वाह लग रहा है आज तो पकौड़ियाँ बन रही है बारिश के मौसम में, तो नाक ने क्या करा, सेंस लिया, किसका, कि कोई तो खुशबू है, तो वो किसका काम है, थैलेमस का, ठीक है। कहीं तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, वो बदबू वो कहाँ कहाँ कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट से आ रहा है, थैलेमस पार्ट से आ रहा है। तो डायएन्सेफेलॉन का इंपॉर्टेंट पार्ट है थैलेमस, जो कि सेंसेस को पकड़ता है। अच्छा,
टच हुआ, अच्छा किसी का तो टच हुआ, अच्छा मच्छर ने काटा, वो जो टच महसूस हुआ, अच्छा मक्खी चल रही है, वो जो टच है वो सेंसेस जो हैं, ठीक है, सूंघना, टच होना, या जो भी हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स हैं उन सभी को एक्टिवेट करता है हमारा थैलेमस। नींद और हमारी अवेयरनेस को, वेकफुलनेस को कंट्रोल करता है, कब सोना है कब जागना है, ठीक है, हमारे मोटर सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा थैलेमस। अब बात होती है हाइपोथैलेमस की। तो जो हाइपोथैलेमस है ये थैलेमस के नीचे कहीं होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब होता है डाउन, तो डाउन किसके, थैलेमस के। और एएनएस को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो ऐसा ना हो ओवर हीट हो जाए बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, पसीना आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड है तो बॉडी क्या करती है, हीट को कंट्रोल करती है, बॉडी के अंदर प्रिजर्व करती है, रोके रखती है, तो हीट को, गर्माहट बनाए रखता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। भूख लगना, प्यास लगना, पानी का हमारे बॉडी के अंदर बने रहना, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम है। अब बात होती है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस क्या है, यह ब्रेन के छोटे से क्षेत्र में स्थित होता है। ब्रेन का कोई छोटा सा पार्ट, छोटा सा कोना पकड़ लेगा हमारा एपिथैलेमस, और थैलेमस के पीछे, थैलेमस के पोस्टीरियर साइड पे पाया जाता है। फंक्शन की बात करें अगर एपिथैलेमस की, तो मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन है जो कि मान लो तुमने 6 बजे अलार्म लगाया, तो हम क्या होते हैं 6 बजे से पहले उठ जाते हैं, या रात हो गई है तो हमें नींद आ जाती है, सुबह हो गई तो हम उठ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब जो स्लीप वेक साइकिल है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको मेंटेन करता है हमारा मेलेटोनिन। अब बात किसकी करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारी बैकबोन की बात हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां पर पाई जाता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर होती है। यह वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। और यह नर्वस टिश्यूज हैं, ये क्या है, नर्वस टिश्यूज हैं जो शरीर में मस्तिष्क से जुड़ती हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये हमारे ब्रेन से कहीं जुड़ी रहती हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रेन हुआ, ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड किस किस चीजों से बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये नंबर याद रखने हैं, ध्यान रखना। सर्वाइकल कितना है, C7, C7। थोरेसिक कितना है, T12, ठीक है। लंबर कितना है, 5, और सैक्रल कितना है, 5, एंड कॉक्सिक्स कितने हैं, 1। अब आप कहोगे ये क्या है, अगर आप अपनी बैकबोन को टच करते हो तो उसमें छोटी 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 हड्डियां हैं, है ना, टच करो अगर आपको महसूस होगा, तो छोटी 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 हड्डियां हैं। वो जो छोटी छोटी हड्डियां उसको अगर डिवाइड करते हैं, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि सर्वाइकल पेन हो रहा है। वो सर्वाइकल पेन क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी सर्वाइकल की जो 7 बोन है, वो छोटी छोटी जो हमारे ब्रेन से जो जुड़ी हुई हैं, ये 7 जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये सर्वाइकल बोन है। कहने का मतलब तो कंपोजिशन तो इन चारों चीजों से होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल एंड कॉक्सिक्स। लेकिन इनको हमने डिवाइड कर दिया। सर्वाइकल की कितनी है, 7, थोरेसिक की 12, लंबर की 5, सैक्रल की 5, और कॉक्सिक्स की 1। और ये पूरा बैकबोन हमारा क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे पाई जाती हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे पाई जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नर्व इंपल्स मस्तिष्क से अलग अलग अंगों और टिश्यूज तक पहुंचाई जाती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन से सेंसेस लेगा, ब्रेन ने कहा चलो, तो वो हमारी बैकबोन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या लेगी, सिग्नल ले लेगी। तो नर्व इंपल्स को इसने लिया और बॉडी के अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचा देगी, और फिर हम क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। ब्रेन ने कहा बोलो, तो स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल लिया और फिर हम बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे लगा, बहुत माइन्यूट ऑफ सेकंड में ये अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। यह पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो पूरे शरीर का जो कंट्रोल करता है, कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल ब्रेन करता है, ठीक है। और ट्रांसमिट करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से।
स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर और बाहर व्हाइट मैटर पाया जाता है। तो ब्रेन में भी व्हाइट मैटर ग्रे मैटर पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी। तो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर क्या पाया जाएगा, ग्रे मैटर पाया जाएगा और बाहर व्हाइट मैटर पाया जाता है। सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में स्पाइनल कैनाल होते हैं, ठीक है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। आपने सुना होगा कि ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं, ये छोटी छोटी बोन्स के बीच में, ये छोटी छोटी बोन्स के बीच में कहीं ना कहीं क्या है, गैप होता है। ये गैप में क्या होगा, स्पाइनल कैनाल्स होती हैं और इन कैनाल्स में क्या भरा होता है, स्पाइन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में कुल कितनी है, 31 पेयर्स, जिसको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और ये आकार में कैसे होंगे, शेप में कैसे होंगे, ये बेलन आकार के होंगे, फिर सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। बेलन देखा है ना कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, इस शेप के होते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये PNS के बड़े हिस्से को मस्तिष्क से जोड़ती हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है, PNS का जो बड़ा पार्ट है ना, उस PNS को हमारे ब्रेन से जोड़ती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने वाली जानकारी मस्तिष्क में संचारित होती है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से, जो सेंसेस ऑर्गन्स हैं, जो सेंसेस न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करती हैं, इसके माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती हैं। व्हाइट मैटर के अंदर सेंसरी और मोटर ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, सेंसेस भी लेगा और वो मोटर काम भी करते हैं, और यह सभी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज की मध्यस्थता करती है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज मैंने बता दी, तो व्हाइट मैटर क्या करता है, कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक त्वरित और स्वचालित क्रिया है जो किसी यांत्रिक उत्तेजना के लिए प्रतिक्रिया के रूप में होती है। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, बिना बुक की भाषा में समझा देती हूँ। मान लो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, ये क्या है, गरम फ्राई पैन दिख रहा है। अभी कभी क्या होता है, हम एकदम से हम गैस पे काम कर रहे हैं, फिर चूल्हे पे काम कर रहे हैं, तो हमें एकदम से हमारे कुछ जला। अब कुछ जो जला वो कैसे हमें पता चला जला, ठीक है। तो जैसे ही हमारा हाथ इस गर्म पानी के कांटेक्ट में आया तो कुछ तो महसूस हुआ ना, कुछ संवेदना हुई, चाहे वो अच्छी हुई चाहे बुरी हुई। जो संवेदना हुई, ये जो टच हुआ यहाँ पर, जो पिंच हुई, जो गर्म पानी लगा, ये कहाँ जाएगा, ये हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स, जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ जाएंगी, हमारे ब्रेन में जाएंगी, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा, सेंसेस को लेगा और ये सेंसेस एकदम से किसको एक्टिवेट करेगी, हमारे मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स से हम क्या करेंगे, एकदम से हाथ पीछे करते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत माइन्यूट ऑफ सेकेंड में होता है। तो वही चीज लिखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक स्वचालित क्रिया, हम चाह नहीं रहे लेकिन वो ऑटोमेटिकली होती है। शेर आया, हम क्या करते हैं, ओ माय गॉड, वो कहाँ से आया ऐसा, वो हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है कि जो सामने कुछ आया उसके अगेंस्ट हमने रिफ्लेक्स एक्शन किया। तो यही चीज है। सेंसरीज क्या, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसेस लेती हैं और मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम हाथ सेकेंगे, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हमारा हाथ जल रहा है तो हम हाथ पीछे कर लेंगे, वो मोटर न्यूरॉन का काम है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ लिखा भी है कि जब हाथ में कोई भी चीज चुभती है तो हाथ अपने आप पीछे खींच लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स काम कर रही हैं। हम जैसे ही आंख पे रोशनी पड़ती है हम एकदम से आंख बंद कर लेते हैं, है ना, खांसना, छींकना, उबासी लेना, है ना, भौहों का फड़फड़ाना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस की बात करें तो रिफ्लेक्सेस को बहुत सारे बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जैसे बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात करें तो बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं। इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस मतलब जो बचपन से ही हमारे अंदर होते हैं, जो जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाते हैं। जैसे तेज रोशनी में पलक झपकाना, अगर जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, अगर उनकी आंखों में बहुत तेज से लाइट पड़ेगी तो एकदम से आंखें बंद कर लेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है कैसा है, बेस्ड ऑन ओरिजिन है, बचपन से आया, इनबॉर्न है वो। इनबॉर्न मतलब जन्मजात है।
कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? ये जन्मजात नहीं होते, इनबॉर्न नहीं होते हैं, बल्कि अधिग्रहित होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जो हम एक्वायर करते हैं धीरे धीरे, कि हम चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, वो हमारे ऊपर है। दूसरा है बेस्ड ऑन कंट्रोल। बेस्ड ऑन कंट्रोल मतलब जो किसी के कंट्रोल में है, जैसे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होते हैं। और सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस हैं जो सेरेब्रल मस्तिष्क ब्रेन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ब्रेन चाह रहा है तो होगा, नहीं चाह रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड चाह रही है तो रिफ्लेक्स होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब बेस्ड ऑन एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स है, या क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर है, देखो बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो रिफ्लेक्सेस हैं, पहला है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मतलब शरीर को चोट से बचाने के लिए। एकदम से हमारी चीख निकल जाती है कि आउच, या फिर एकदम से हम चिल्ला जाते हैं ना, तो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, हमें लग रहा है कि चोट लगने वाली, तो हम एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं, वो प्रोटेक्टिव। ठीक है, वो होता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्सेस मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर को संतुलित रखना। जब हम एक लंगड़ी टांग, कौन कौन खेलते होंगे ना, तो जब लंगड़ी टांग हम खेलते हैं या फिर हम जब कूदते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं जब जंप करते हैं, तो वो हमारी एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट बॉडी रिफ्लेक्स देती है। राइटिंग रिफ्लेक्सेस। राइटिंग रिफ्लेक्सेस मतलब शरीर की स्थिति को समायोजित करते हैं। समायोजित का मतलब है कि जो शरीर है, ठीक है, शरीर की जो पोजीशन है उसको बैलेंस करना राइटिंग रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, कोई भी चीज हम रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात हो रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सीएनएस और शरीर के अन्य भागों को जोड़ने वाली नर्व्स शामिल होती है। सीएनएस भी होगा और जो बाकी नर्व्स हैं वो भी हमारे पीएनएस के अंदर इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। ये मुख्य रूप से स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करती है। स्वैच्छिक मतलब जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल का मतलब है जो हम खुद से चाह रहे, स्वैच्छिक कार्य को कंट्रोल करती हैं। तो देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस किस चीजों से बना है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द वॉलंटरी मसल मूवमेंट, कि सेंसेस पकड़ी जाएंगी, सेंस हमें आएगी, हम कुछ महसूस करेंगे, उसके बाद हम जो चाह रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, मैं पेन से लिखना चाह रही हूं तो सेंसेस आई। ठीक है, वही चीज। ऑटोनॉमिक का मतलब है, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं इसके अंदर। अब ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक का मतलब होता है फाइट और फ्लाइट। ठीक है, ड्राइव्स ऑटोमेटिक बॉडीली रिस्पॉन्सेस ड्यूरिंग स्ट्रेस। जिस टाइम हम बहुत गुस्सा होते हैं या फिर जिस टाइम हमारी किसी से लड़ाई हो रही है, जिस टाइम हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में हैं, उस टाइम ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से वो रिएक्शन होता है। ठीक है, कि मैं चाह नहीं रहा था उसको ऐसा बोलना या फिर उसको हिट करना, उसको मारना, लेकिन वो हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करना। शेर आया तो हम क्या करेंगे? या तो हम भाग जाएंगे या तो हम लड़ जाएंगे। तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमारे ऊपर, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट स्ट्रेसफुल कंडीशन में। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब ये भी ऑटोमेटिक फंक्शन है, ये भी क्या ऑटोमेटिक होगा, जिसमें क्या होगा, जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली जिस टाइम रेस्ट कंडीशन में होगी उस टाइम डाइजेशन जैसे हो रहा है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में जो बॉडी के फंक्शन है वो क्या होंगे? वो कंट्रोल होंगे भाई, डाइजेशन हुए, ठीक है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन है, ये सब क्या है? ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। अब देखो पीएनएस दो भागों में विभाजित है। कौन सा? सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी टिश्यूज से उत्तेजनाओं के रूप में जानकारी सीएनएस तक ले जाते हैं। तो सेंसरी टिश्यूज क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और हमारे सीएनएस तक पहुंचाते हैं। वहीं मोटर न्यूरॉन्स की बात की जाए तो यह कार्य के लिए सीएनएस से प्रभावकारी अंगों तक जानकारी ले जाते हैं। तो सीएनएस से जानकारी लेंगे और जहां भी हमें एक्शन करना है, हाथ को पीछे करना है, हाथ को आगे करना है, ठीक है, मोटर मूवमेंट, उसको कंट्रोल करती है मोटर न्यूरॉन्स। मैंने बताया था सेंसरी ऑर्गन्स जाएंगी सीएनएस तक और फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? वो उसका काम है कि उसे हाथ सेकने हैं या हाथ पीछे करना है, जल रहा है।
नेक्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? यह सीएनएस से स्केलेटल मसल और बाहरी सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो सीएनएस से स्केलेटल मसल, सीएनएस से जो हमारी हड्डियों का जो मसल्स हैं और बाहर के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं कि अच्छा मेरा हाथ पकड़ा गया, टच हुआ कुछ, ठीक है, या फिर जो मैंने महसूस किया, जो बाहरी ऑर्गन, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिकली काम हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। तो यह अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब हम चाहते नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली वो काम होता है, जैसे हार्ट बीट होना, पल के झपकना, ब्लड का सर्कुलेट होना हमारे शरीर के अंदर, वो सब क्या है? अनैच्छिक है, हम चाहते नहीं है लेकिन वो होता है ना। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शामिल होते हैं। ये मैंने बता ही दिया आपको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपको समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स क्या है? मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व क्या है? 10वीं क्रेनियल नर्व पेट तक फैली होती है, ठीक है, ये हमारी वेगस नर्व है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ऑल फैक्ट्री है, नर्व टाइप है और फंक्शन है। तो ऑल फैक्ट्री जो नर्व है, ठीक है, ये किस टाइप की नर्व है? सेंसरी, सेंसेस लेती है। तो सूंघना, अच्छी खुशबू है, बदबू है, गंदी स्मेल है, क्या है, ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री न्यूरॉन्स का काम है। दूसरा है ऑप्टिक। ऑप्टिक भी क्या? एक सेंसरी, देखना, हमने देखा, तो विजन, देखने का काम करती है। ऑक्लूमोटर, ये क्या है? मोटर का काम है, मोस्ट आई मूवमेंट, हमें टेढ़ा देखना है, हमें सीधा देखना है, हमें कहाँ देखना है, ऑक्लूमोटर। ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर मतलब ये भी हमारी मोटर न्यूरॉन्स नर्व का काम है, जो कि हमारे मूव करती हैं। जब हम नाक को देखते हैं, हम नीचे देखते हैं ना, मान लो हम नाक को देख रहे हैं, तो मूव्स आईज टू लुक एट नोज, दैट इज ट्रोक्लियर। दूसरा है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल हमारी दोनों है, मोटर भी है और सेंसरी दोनों है, जो कि हमारे फेस के सेंसेशंस के लिए एंड मेस्टिकेशन के लिए काम करती हैं, ठीक है, दोनों मोटर और सेंसेस दोनों को होल्ड करती हैं। एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस हमारी क्या है? मोटर नर्व है, जो एबडक्ट करती है हमारे आई के मूवमेंट को। फेशियल, बोथ सेंसरी और मोटर दोनों है। फेशियल एक्सप्रेशन, आंखें चढ़ाना, ठीक है। टेस्ट लेना, टेस्ट लेके हम एकदम से गंदा सा मुंह बनाते हैं ना, तो टेस्ट ने क्या करा? पहले टेस्ट हुआ, सेंसेस आई, उसके बाद हमारा फेस मोटर एक्शन दिखाया कि नहीं, अच्छा नहीं है। वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये जो हमारा है, ये क्या है? हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, सुनना हुआ हमारा, ठीक है, बैलेंस बनाना हुआ। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोसोफैरिंजियल, ये हमारा दोनों है, मोटर और न्यूरॉन, टेस्ट और गैग रिफ्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेगस नर्व्स दोनों है, सेंसरी और मोटर दोनों है, जो गैग का रिफ्लेक्स करती है। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स कॉज करती है। एक्सेसरीज हमारी क्या है? मोटर है, जो कि शोल्डर श्रग के लिए इंपॉर्टेंट है, कंधों का मूवमेंट, ये सब हमारा एक्सेसरीज है। हाइपोग्लोसल क्या है? हमारी मोटर न्यूरॉन है, जो कि निगलना, बोलना, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या? स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। भाई स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, इसको हम क्या बोले? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। कितनी जोड़ी है? 31 जोड़ी है स्पाइनल नर्व्स की। तो कौन कौन सी है मैंने भी बताई थी। सर्वाइकल नर्व्स 8, थोरेसिक नर्व्स 12, लंबर 5, सेक्रल 5 और कॉकिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉकिजियल नर्व्स या फिर कॉकिक्स कितनी है? 1 जोड़ी। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना प्लीज, ठीक है। तो C8 TH1 2L 5S एंड कॉकिक्स 1। तो क्रेनियल कितनी है? क्रेनियल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 एंड कॉकिक्स 1, ठीक है। तो CTLSC, CTLSC, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? एएनएस शरीर के इनवॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट हुआ, स्मूथ मसल हुआ, ग्लैंड्स हुआ, सिक्रीशन हुए हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको कंट्रोल करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब एएनएस के भी 2 भाग हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की अगर बात करें, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो प्यूपिल का कॉन्ट्रिक्ट होना कि धूप में जाएं और धूप में जाके हमारी आंखें एकदम से ऐसे छोटी छोटी हो जाती हैं, तो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन, लार का बनना, ठीक है, सांस का आना जाना, हार्ट रेट का स्लो होना, स्टमक से पेट का डाइजेशन होना, ठीक है, या फिर डाइजेशन कह सकते हो पूरा, ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, रिप्रोडक्शन को देखना, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उसको, ये सब काम है किसका, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का, ऑटोमेटिकली काम है। और सिंपैथेटिक डिवीजन का काम है प्यूपिल का डायलेशन। अच्छा, ये बात आपको पता किस चलेगी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिस टाइम गुस्सा आ रहा है, ठीक है, जिस टाइम आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उस टाइम क्या हो रहा है, आपको कुछ, या तो आप बहुत खतरनाक डिसीजन लेते हो कि आपसे मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, आपसे मैं करूंगा ही नहीं, देखा जाएगा, तो वो क्या, आप गुस्से में एक्शन ले रहे हो, तो जिस टाइम आप गुस्से में हो तो उस टाइम आपकी आंखें कैसी हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, तो प्यूपिल डायलेट हो जाती हैं। मैंने कहा ना, फ्लाइट और फाइट, ये दोनों चीजें, ये फाइट की, या तो लड़ जाओगे या तो भाग जाओगे, ये सिंपैथेटिक डिवीजन है ना। तो प्यूपिल का बड़ा होना, सलाइवा का, जिस टाइम आपको गुस्सा है उस टाइम आपको सूखापन हो जाएगा, है ना, मुंह सूख जाएगा तो सलाइवा कम बनेगा, आपका जो सांस आना जाना है वो डायलेट हो जाएगा, है ना, गहरी गहरी सांसें लोगे, हार्ट रेट क्या हो जाएगी उस टाइम, तुरंत बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या, सिंपैथेटिक डिवीजन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टमक इनहिबिट डाइजेशन, जिस टाइम गुस्से में होते हैं इस टाइम सिंपैथेटिक डिवीजन की बात हो रही है, उस टाइम डाइजेशन कम हो जाएगा। लीवर रिलीज ग्लूकोज, लीवर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि बॉडी को उस टाइम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होगी। इंटेस्टाइन इनहिबिट्स डाइजेशन, जो इनहिबिट है वो डाइजेशन को इनहिबिट कर देगा। किडनी बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन को रिलीज करेगी, ब्लैडर रिलैक्स हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिक्रीजेस ब्लड फ्लो, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये फ्लाइट और फ्लाइट की कंडीशन है। और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। फंक्शंस ऑफ एएनएस, अब एएनएस का फंक्शन पूछा है तो हार्ट बीट और ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट तेज होनी है, हल्की होनी है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन होना है, ग्लैंड्स मतलब आंसू आना, लार का बनना, जो भी ग्लैंड्स है हमारी, ठीक है उन सबको कंट्रोल करती है हमारी एएनएस। शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए भी काम करता है हमारा एएनएस। तनाव और शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन को भी कंट्रोल करता है। अब है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो पीएनएस प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सीएनएस की सेल बॉडीज द्वारा निकलता है। तो पीएनएस जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से निकल रहा है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सीएनएस की सेल बॉडीज के थ्रू ये रिलीज होता है। यह तीसरा, सातवां, नौवां और 10वां क्रैनियल नर्व साइट, फोर्थ सैक्रल सेगमेंट S4 की बात हो रही है, से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। बताया था ना, C8, T12, L5, सैक्रल 5, ठीक है। तो ये जो सैक्रल है S4 से स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। अतः पीएनएस को क्रैनियल सैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्रैनियल सैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं, क्योंकि क्रैनियल के थर्ड, C8 है ना, तो 8 मतलब जो क्रैनियल के थर्ड, 7th, 9th और 10th जो क्रैनियल नर्व्स है हमारी, वहां से, और S4 से, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्रैनियल सैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो पीएनएस के 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। तो देखते हैं प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होता क्या है। यह लंबे आकार का फाइबर्स मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल पार्ट के पास होता है। कौन, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया की बात करें तो यह आंतों के अंदर, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर या इसके कहीं आसपास प्रेजेंट होता है, और हर एक गैंग्लिया बहुत सारे न्यूरॉन से बनी होती है। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर की बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे साइजेस की होती हैं, ये बहुत छोटे आकार के न्यूरोनल एक्सोन्स हैं, और यह स्मूथ मसल,
विसरल ऑर्गन्स की ग्लैंड्स को कंप्लीट करती हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड जो हमारा लार का बनना है उसमें सिक्रीशन को बनाना है या कम करना है उसको कंट्रोल करती है। पेनक्रियास के सिक्रीशन को कंट्रोल करती हैं। गॉल ब्लैडर से होने वाले सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। पेनिस के इरेक्शन होने को, पेनिस को इरेक्ट होना है, सीधा होने के लिए जो ताकत होती है वो किसकी होती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक या फिर कह सकते हो हमारे पीएनएस का काम होता है। ठीक है, पीएनएस आराम से रेस्ट की अवस्था में प्रबल रहता है। तो जिस टाइम रेस्टिंग कंडीशन, इस टाइम कोई स्ट्रेस नहीं है बॉडी में, उस टाइम पीएनएस बहुत इजीली अपना काम करता है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक एसएनएस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखो जब भी कभी एग्जाम में आएगा ना, आप एसएनएस मत लिखना, आप पीएनएस मत लिखना, आप हमेशा पूरा ही सेंटेंस लिखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही लिखना, पूरा लिखना। यह मानसिक और शारीरिक तनाव को कंट्रोल करता है। तो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करता है या फिर कंट्रोल करता है। इसकी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर स्पाइनल कॉर्ड की सेल बॉडीज थोरेसिक 1, ठीक है, और लंबर 2 के बीच निकलती है। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्पाइनल, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की थोरेसिक 1 और लंबर 2 के बीच कहीं हमारे क्या निकलती है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलती है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिक्रीशन होता है। इसलिए अतः एसएनएस को थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहा जाता है। तो देखो अगर ये हमारी बैकबोन है, ठीक है, तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक हमारा किससे है, सर्वाइकल से और सैक्रल से। ठीक है, सर्वाइकल और सैक्रल ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक हुआ। और बीच वाली जो दो बोन्स हैं थोरेसिक और लंबर, इससे हमारा सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है। तो हमारे जो बैकबोन है सबसे ऊपर और सबसे नीचे से पैरासिम्पैथेटिक और बीच वाले से हमारा क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कंट्रोल हो रहा है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो जो एसएनएस है वो बहुत डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन सा, सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के यह लॉन्ग कॉर्ड के एक जोड़े को प्रदर्शित करता है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। तो सिंपैथेटिक ट्रंक क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के यह एक क्या है, लॉन्ग कॉर्ड्स है। लॉन्ग कॉर्ड्स मतलब लंबे लंबे कॉर्ड्स हैं, लंबे लंबे रॉड्स जैसे मान लो, और यह एक जोड़े, एक ग्रुप में कि दो एक साथ होंगे, है ना, वो प्रेजेंट होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये जो हमारी बैकबोन इसके दोनों तरफ होंगे ये सिंपैथेटिक ट्रंक। यह फोरामेन मैग्नम से लेकर कॉकिक्स तक फैला होता है। फोरामेन मैग्नम मतलब जो हमारी बैकबोन है उसके ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक पूरा फैला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। अब ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर क्या होते हैं, यह स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल फ्यूनिकुलस में स्थित होते हैं और छोटे आकार के न्यूरोनल एक्सॉन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, शो करते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल फ्यूनिकुलस में प्रेजेंट होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे आकार के न्यूरोनल एक्सॉन्स होते हैं और ये फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर क्या है, यह लंबे आकार के न्यूरोनल एक्सॉन्स होते हैं। यह स्मूथ मसल और इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हुआ, लंग हुआ, लिवर हुआ, यूट्रस हुआ, यूरिनरी सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, यहाँ तक ये फैले होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो अगर, तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब है जैसे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है, या फिर जो हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। मस्कुलर टिश्यूज, हार्ट और ग्लैंड्स के सिक्रीशन होने हैं या नहीं होने उनको इफेक्ट करता है। यह रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करता है। रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेट करता है मतलब जैसे आपको खांसी हो रही है, कफ बन रहा है, तो कफ अंदर नहीं रहता, हमारा कफ क्या आता है, बाहर आता है, तो इसको भी कंट्रोल करता है।
इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, स्टमक है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, इन सब की मसल्स को नर्व सप्लाई दी जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये सारे फंक्शन है हमारे किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो आज हमने ये पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। इस वीडियो में आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हुए हम इसको एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, और दे फार्मेसी चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।